नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा और आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनावों पर। मध्य प्रदेश में 28 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं। क्यों ये उपचुनाव हो रहे हैं? क्योंकि जो 25 एमएलए थे सिंधिया ज्योतिरादित्य खेमे के, उन्होंने रिजाइन किया और वो बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि 3 एमएलए थी उनकी डेथ हुई और इसलिए वहां 28 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो जो असेंबली है उसकी स्ट्रेंथ 230 है, लेकिन दामोह सीट से एक और कांग्रेस विधायक ने इस्तीफा दे दिया तो अब 229 रह गई हैं। बीजेपी के पास 107 सीटें हैं और सरकार बनाने के लिए उसे 8 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि 229 स्ट्रेंथ रह गई है तो अब 116 नहीं 115 सीटों की बीजेपी को जरूरत पड़ेगी सरकार बनाने के लिए। 107 उसके पास है, 8 सीटों की और जरूरत पड़ेगी। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास 87 सीटें हैं। तो ऐसे में अगर रीजन वाइज हम बात करें तो जो ग्वालियर चंबल रीजन है वो बहुत अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि वहां से 16 सीटें हैं और 11 सीटें करीब एससी एसटी की हैं। सिंधिया का वहां पर माना जाता है कि अच्छा क्लाउड है, वहां पर उनकी अच्छी पकड़ है। तो और ये जो पूरा उपचुनाव हो रहा है इसके केंद्र में कहीं ना कहीं हम एक तरह से कहा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, क्योंकि वो डिफेक्ट करके अपने खेमे के जो भी विधायक थे उनसे इस्तीफा दिलवाकर उनको उन्होंने बीजेपी में शामिल करा। बीजेपी सरकार बनी, कमलनाथ की सरकार गिरी कुछ महीनों पहले। तो ऐसे में कौन से मुद्दे हैं जो हावी रहेंगे और किस तरह से ये चुनौती है शिवराज सिंह चौहान के लिए जो कि मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। और सिंधिया का कद अगर वो ज्यादा सीटें ले आते हैं तो कितना बढ़ जाएगा पार्टी में उनके लिए। क्यों ये चुनाव खासतौर पे ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए ज्यादा सीटें लाना क्यों अहम है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं नीरजा चौधरी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है। बहुत बहुत स्वागत है नीरजा चौधरी जी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद नीरजा जी, पूर्णिमा। आपको आवाज। जी आवाज आ तो रही है नीरजा क्या? जी 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 ये चुनाव इतने अहम क्यों है? अगर खास तौर से हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, उनके लिए बहुत अहम है कि अपने जो उनके खेमे के विधायक हैं 25 जो कैंडिडेट्स हैं 25 उनको जिता के लाना, उन 25 कैंडिडेट्स को जिता के लाना उनके लिए बहुत अहम है। क्योंकि अगर उनको ज्यादा सीटें मिलती हैं तो खास तौर पे जो मंत्री बने हुए हैं इस समय मंत्री के पद पर हैं उनके खेमे के जो कैंडिडेट्स उनको वो पद बरकरार रख पाएंगे। साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो पकड़ है मध्य प्रदेश की राजनीति में और जो बीजेपी के भीतर, तो ये उनके लिए एक प्रेस्टीज का, एक प्रतिष्ठा का इशू भी है ये चुनाव। जी नीरजा जी। जी बिल्कुल। अगर आप मुझसे पूछे कि सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा है, तो मैं कहूंगी मुद्दा सिंधिया है। इन जी उपचुनावों में एक्चुअली देखा जाए तो उनकी लोकप्रियता कितनी बरकरार रहती भाजपा में जाने के बावजूद, ये सबसे बड़ा सवाल होगा जो उनको प्रूव करना है। अगर वो प्रूव नहीं कर पाए तो वो लोकप्रियता जिसके तहत वो इस सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इन 28 सीटों में से 27 कांग्रेस ने जीती थी 2018 में जबकि असेंबली इलेक्शन जी हुए थे। तो फिर माना जी जाएगा कि कुछ कांग्रेस पार्टी की वजह से हुई थी और कुछ इनकी वजह से हुई थी। अब जो 16 सीटें ग्वालियर चंबल रीजन से आती हैं वो तो बिल्कुल माना जाता था कि सिंधिया की वजह से थी, क्योंकि वो उनका गढ़ रहा है वो एरिया, बहुत मेहनत भी की थी उन्होंने। तो और अगर जी उनमें से वो खो बैठे, मान लीजिए आदि खो दी हाइपोथेटिकली जी स्पीकिंग, तो फिर बहुत बड़ा धक्का लगेगा। तो सिंधिया की ज्योतिरादित्य की हैसियत क्या होगी भाजपा के अंदर, उनकी अथॉरिटी क्या होगी अगले महीनों में, वो उसमें कितना नंबर आता है इन 28 में, वो बहुत निर्णायक होने जा रहा है। तो सबसे बड़ा स्टेक जो है ना इन बाईपोल्स का मध्य प्रदेश वाले, वो सिंधिया के लिए है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें सरकार गिरने वाली है शिवराज चौहान की, क्योंकि आज जैसा आप कहती 8 ही सीटें चाहिए हैं, वो भी अपने से मेजोरिटी लेने के लिए। अभी उनके पास इंडिपेंडेंस है, बसपा है और सपा का एक सस्पेंडेड कैंडिडेट सपोर्ट कर रहा है। अगर वो उन सबको छांटना जी चाहते हैं और अपने पे खड़े होना चाहते हैं तो 8 सीटों की जरूरत है, जिससे मेजोरिटी पार कर जाएंगे। और मेजोरिटी पार कर तो फिर ये लोग उनके साथ ही रहेंगे, पावर के साथ ही रहेंगे।
तो सवाल ये नहीं कि सर चांसेस हैं, हालांकि जी कमलनाथ कह रहे हैं अगर हमारे पास 20-21 आ जाती हैं तो हम औरों से मिलाकर बना लेंगे, लेकिन सर सवाल है इनमें कि हैसियत क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी ज्योतिरादित्य सिंधिया की और शिवराज चौहान की भी। मान लीजिए इन 28 में से 22-23 जीत जाते हैं सिंधिया, जी तो फिर उनका स्टॉक बहुत ऊंचा हो जाएगा और फिर वो बैक सीट ड्राइविंग करने के लिए उनके पास क्षमता हो जाएगी। और शिवराज चौहान चाहेंगे मेरी सरकार कंफर्टेबल रहे, पर यह नहीं चाहेंगे, कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा कि कोई बैक सीट ड्राइविंग करे। तो उनको जो सूट करेगा कि 12-13 आ जाए, सरकार कंफर्टेबल हो जाए और सिंधिया भी अपनी जगह रहे और डिक्टेट करने की स्थिति में ना हो। बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ होने वाला है कि भाजपा के जो लोग नाराज हैं, जिनकी जी कॉन्स्टिट्यूएंसी सी पिछली बार और इस बार टिकट जो कांग्रेस से लोग आए हैं उनको दिए गए हैं, तो वो नाराज ना इम्पैक्ट होता है इस इलेक्शन में, वो एक बड़ा मुद्दा है। जी तो इस तरह ये भी जिस तरह से बातें आ रही हैं कि बीजेपी के कुछ बड़े नेता हो सकता है ये चाहें कि सिंधिया अपनी कुछ सीटें हार जाएं, जिससे कि पार्टी में उनकी कद ना बढ़े, उनकी ताकत ना बढ़े, उनके खास तौर से मंत्री का पद जिन्हें मिला हुआ है वो लोग हार जाएं, ये भी कोशिशें रहेंगी, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। देखिए ये भी कहा जाता है ना सबको टिकट दे दिया जो लोग आए थे जी पार्टी के अंदर, नंबर इतने लोगों को मंत्री बना दिया, क्योंकि कई जी दावेदार तो भाजपा की तरफ से भी थे ना, बड़े बड़े नेता जी जो चाह रहे थे उनको मंत्री पद दिया जाए, तो नाराज है। और ये जो इमरती देवी जो बहुत कंट्रोवर्सी में आई, कमलनाथ ने उनको आइटम का वो दिया और इलेक्शन जी कमीशन जी ने उनको फिर उनको क्रिटिसाइज और जो स्टार कैंपेनर का ओहदा भी ले लिया उनसे, तो एक ये भी था कि इमरती देवी और उनके हिमायती वहां स्टेज पे बैठे हुए हैं और जो पुराने भाजपा के लोग नीचे बैठे हैं, तो तरह की चीजें जो दिखने में आई है ना, जिससे इतनी नाराजगी और गुस्सा है भाजपा के पुराने लोगों में कि ये नए अभी आए हैं और इनको इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, इतना महत्व दिया जा रहा है और हम लोगों को नहीं दिया जा रहा, तो क्या सैबोटाज के चांसेस रियल हैं? कोई बोलेगा नहीं इसके बारे में, लेकिन कहा जा रहा है कि 28 बाई इलेक्शंस में 19 ऐसी जगह हैं जहां की काफी गुस्सा है भाजपा के लीडर्स जो वहां जहां जिनकी पकड़ रही है वहां, तो वो कितना अफेक्ट करेगा ये देखने लायक चीज है। जी, जो आप बात बता रही हैं कि जो 19 ऐसी सीटें 28 में से जहां बीजेपी काडर में गुस्सा है, उनको ऐसा लग रहा है कि अब क्योंकि कांग्रेस से आए बीजेपी में शामिल सिंधिया खेमे के ये जो लोग हैं इनको टिकट दे दिया गया, कुछ को मंत्री भी बना दिया गया, तो इन लोगों को अगर ये चुनाव जीत कर आ जाते हैं तो शायद हमारा पत्ता कट जाएगा, हमारे लिए जो आगे भविष्य है राजनीति में वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि वो खतरे में आ सकता है। नहीं, और कोई भी पॉलिटिशियन नहीं चाहेगा उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी जो उसने नर्स की है सालों तक और कोई आके बैठ जी जाए, और फिर वो तो उसके लिए तो एंड ऑफ द रोड हो जाता है ना, एकदम खत्म हो जाता है मामला, या तो वो कोई और कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएगा, वो संभव नहीं होता, कोई और वहां बैठा हुआ है, तो उसकी तो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है, तो स्टेक्स बहुत हाई हैं, ये नहीं कि थोड़ा इधर उधर हो गया है। इस पे तो लोग बिल्कुल मतलब किस हद तक जाते हैं कि ऐसा नहीं हो। अब भाजपा एक डिसिप्लिन पार्टी मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर मेरा पॉलिटिकल करियर ही खत्म होने वाला है तो फिर तो लोग लड़ेंगे ना, जम के लड़ेंगे, जी चाहे ओपनली ग्वालियर नहीं चंबल लड़ेंगे। रीजन की बात करें, जी, जी, बिल्कुल। ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें तो यहाँ की जो 16 सीटें हैं वो बहुत अहम हैं। ये भी कहा जाता है कि यहाँ जो 11 सीटें हैं वो एससी-एसटी हैं। तो एक दलित वोट यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। बीएसपी लगभग यहाँ से सभी सीटों पे लड़ रही है। सिंधिया का भी यहाँ पर एक इन्फ्लुएंस माना जाता है। तो ये रीजन इस लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है इन उपचुनावों के लिहाज से?
देखिए ये काफी इम्पोर्टेंट, नॉर्मली अब कहा जा रहा है कि मायावती, बसपा ने अपनी कैंडिडेट्स दिए हैं, जी मायावती का अब वो रुतबा नहीं रहा है बसपा का जो कुछ समय पहले होता था। मायावती ग्राउंड को लूज करती चली जा रही हैं, लेकिन क्या इस जगह पे वो कांग्रेस के कुछ वोट काटने में सक्षम होंगी? ये तो माना जा रहा है कि वो जी कांग्रेस को डैमेज करेगी, तो मोटा मोटा बी टीम ऑफ बीजेपी की तरह देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में भी, यहाँ भी ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रही जी हैं, क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है मालूम नहीं, लेकिन वो उस आक्रामक तरीके से नहीं लड़ रही हैं बिल्कुल भी पिछले महीनों में जैसे पहले लड़ा करती थी। तो पर हो सकता है हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जो छोटी होती है उसमें कुछ हजार वोट भी अगर काट लें कांग्रेस के तो फायदा हो सकता है सिंधिया के कैंडिडेट्स को। जी। यहाँ मैं एक आंकड़ा पढ़ना चाहूंगी कि जो ये 28 सीट है उसमें से कांग्रेस ने जीती थी 2013 में और ने पार्टी को इसमें से 23 सीटें और मिली 2018 में। तो वही बीजेपी की बात करें तो उसने 22 सीटें थी उसके पास 2013 में और एक ही आई 2018 में। तो काफी उठापटक हुआ है इन सीटों पर भी अगर हम पिछले इलेक्शंस की नीचा जी। देखिए भाजपा को तो सूट करता है सिंधिया को लेना, एक कद्दावर नेता, जी एक्टिव नेता रहे हैं, कांग्रेस में भी लोग कहा करते थे जब राहुल गांधी की बात होती थी, राहुल नहीं तो कौन कहा जाता था, सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो एक कारण वो है कि जी नेता को लेना, दूसरा इस एरिया में जो उनकी पकड़ है जहां की बीजेपी कमजोर साबित हुई थी 2018 में, तो जी इसलिए भी एक आकर्षण भी आए पार्टी के अंदर और लोगों को लेके आए जिससे सरकार भी गिर गई। तो दिख रहा है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जिसमें यादव की में बहुत गा रहे हैं, नौजवान तबका आ रहा है मेट्रो शहरों से, वो बहुत नाराज हैं और उनके सामने रोजी रोटी का सवाल बहुत बड़ा हो गया है। तो अगर जी वो इतने त्रस्त हैं इकोनॉमिक इश्यूज को लेके, तो क्या वो मुद्दा मध्य प्रदेश में नहीं होगा जहां जहां प्रवासी गया है वापस अपने घर, और हम लोगों को ज्यादा पता नहीं जी लगा। मार्च जो हुआ वो तो हम लोगों ने कवर किया, देखा इतने लाखों लोग गए, लेकिन गांवों में पहुंचकर उनके हालात क्या थे उसके बारे में ज्यादा फीडबैक नहीं आया है। तो अगर वहां वो मुद्दा बन रहा है वापस माइग्रेशन का और जॉबलेसनेस का और इकोनॉमिक कठिनाइयों का, तो क्या मध्य प्रदेश उससे इंसुलेटेड रहेगा? क्या वो बिहार तक ही सीमित होगा? ये बड़ा सवाल है। हो सकता है मध्य प्रदेश के इन कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इकोनॉमिक इश्यूज सामने आ रहे हों और वो भी एक रोल प्ले करें। जी कई इश्यूज सामने आ सकते हैं चाहे बेरोजगारी की बात हो चाहे किसानों के मुद्दों की बात हो चाहे इस पेंडेमिक के दौर में ये कहा जा रहा है कि अगर किसी के परिवार में अगर किसी ने किसी को खोया है तो जाहिर तौर पर वो गुस्सा जो अब पार्टी सत्ता में है उस पर ही निकलेगा शायद उनके खिलाफ भी ये जा सकता है ये गुस्सा। साथ ही मैं ग्वालियर चंबल रीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें ये भी कहा जा रहा है कि अभी तक नीरजा जी हमने जितना देखा कि कोई कांग्रेस का बड़ा नेता कमलनाथ के अलावा दिखा नहीं था। कल ही सिर्फ दिग्विजय सिंह है उन्हें देखा गया कि वो 3 दिन पहले ही आखिरी कैंपेन का दौर है उसमें पहुंचे मध्य प्रदेश। लेकिन जयवर्धन सिंह को वो एक तरह से ये भी माना जा रहा है एस्टेब्लिश सिंधिया के जाने के बाद जो वैक्यूम क्रिएट हुआ उसके तौर पर। तो क्या ये उन्होंने शुरुआत कर दी है कि बेटे को अब रिप्लेस करना है या फिर उसके लिए जमीन तैयार करनी है मे बी 2023 के जब चुनाव होंगे उसके लिए? ये बिल्कुल संभव है, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे क्यों दिग्विजय सिंह उस एरिया में नहीं दिखाई देते, क्योंकि तकरीबन उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी तो लगी हुई है इसी एरिया से है, तो उनका तो स्टेट है, जी लेकिन वो और जगह कैंपेन किए हैं, सिर्फ उनके बेटे
जयवर्धन सिंह ही ने कोऑर्डिनेट किया है कमलनाथ के साथ सब कुछ, तो हो सकता है दिग्विजय सिंह चाहे कि उनके बेटा एस्टैब्लिश हो इस एरिया में। और ये पहला कदम है। वैसे तो वो जीते हैं इलेक्शन और लोग उनको जानते हैं, बट एक बहुत मजबूती से आए। कुछ लोग वहां के कह रहे थे मुझे कि पहले जो इलेक्शंस हुए थे ना, तो कांग्रेस एक दूसरे के साथ भी भिड़ जाती थी। सिंधिया वर्सेस दिग्विजय सिंह, अजय सिंह वर्सेस इस तरह से कई दिग्गज थे कांग्रेस के अंदर, और फैक्शनलिज्म बहुत स्ट्रांग होता था। अब कह रहे हैं लोग कि आप सिंधिया भी चले गए, बाकी लोग सॉर्ट ऑफ उनकी पकड़ कम हो गई है, तो सारा मामला कमलनाथ है, लेकिन सारा मामला दिग्विजय सिंह के हाथ में चला गया है। तो लोग जो आ रहे हैं वो फैक्शनल फाइटिंग कम हो गई है, क्लियरर सीन हो गया है। तो क्या उसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा, देखने लायक होगा। पर ये सही है, मैं मानती हूँ कि हो सकता है दिग्विजय सिंह आगे लड़ाइयों के लिए इस पहली लड़ाई में अपने बेटे को मजबूती से उतार रहे हैं कैंपेनर के तौर पे। जी। साथ ही अगर हम देखें कमलनाथ की बात करें तो इस कमलनाथ के लिए भी ये इस तरह की बातें आ रही हैं कि हो सकता है ये उनके लिए आखिरी चुनाव हो, क्योंकि जब 2023 में दोबारा चुनाव होंगे तो हो सकता है उनकी उम्र 77 साल हो जाए। हो सकता है कांग्रेस उस समय कोई युवा चेहरा ढूंढे जो मुख्यमंत्री के फेस के तौर पर, और इस समय उनकी उम्र जो है 74 हो जाएगी। तो हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी अपने भीतर भी एक चेंज ढूंढने की कोशिश करे। तो ये कमलनाथ के लिए उनका इस एक तरह से सब कुछ दांव पर लड़ा है, क्योंकि वो लगातार देखे गए बहुत ही एग्रेसिवली इस चुनावों के दौरान कैंपेनिंग करते हुए। बाकी कोई बड़ा नेता नहीं दिखा था अब तक। आखिरी 3 जो आए हैं तो दिग्विजय पहुंचे हैं, बाकी कोई बड़ा चेहरा इन उपचुनावों में कांग्रेस की तरफ से नहीं दिख रहा। जी नीरजा जी। हाँ बिल्कुल, और स्टेक कमलनाथ का या दिग्विजय सिंह का है, स्टेक कमलनाथ का है। मानो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग 20-21 ले गए, लगता नहीं है इतने ले जाएंगे, लेकिन मानो ले गए तो हो सकता है फिर तो सब पलटा भी खा सकते हैं, और कमलनाथ तो चाहेंगे ऐसा हो। लेकिन अगर नहीं होता है तो हो सकता है कमलनाथ राज्यसभा में आना चाहें, दिल्ली की पॉलिटिक्स में आना चाहें, और एक नया लीडरशिप वहां खड़ा हो। ये हो सकता है, ये आगे की चीजें हैं, पर सब चीज निर्भर करेगी कि फाइनल टैली क्या होती है। जी, तो आपको शिवराज चौहान के लिए भी क्या लग करेगा, कमलनाथ करेगा, दिग्विजय के लिए करेगा, और सिंधिया के लिए तो करेगा ही। जी, आपको क्या लगता है कि इन चुनावों में बीजेपी कितनी सीटें ला पाती है, और कांग्रेस है वो कितनी सीटें ला पाती है? कुछ असेसमेंट आ रहे हैं क्या? देखिए, हम असेसमेंट डायरेक्ट नहीं है मेरा, क्योंकि ट्रैवल नहीं किया है, लेकिन जो फीडबैक है उससे जो लोग कह रहे हैं 50-50 कह रहे हैं। जी। इसके अलावा बीएसपी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो उसने लगभग ग्वालियर चंबल रीजन में खास तौर पे अपने सभी कैंडिडेट्स को उतारा है। तो उसका भी ये दावा है कि अगर सिचुएशन ऐसी बनती है तो हम किंग मेकर की भूमिका में आ सकते हैं। मान लीजिए उनको ज्यादा कुछ सीटें आ जाएं, तो क्या ऐसी संभावना दिखाई देती है कि बीएसपी ज्यादा सीटें ले जाए और वो किसी भी तरह किंग मेकर की भूमिका में आ पाए? मुझे लगता है कि सीटों के मामले में बीएसपी का एक्सपेक्टेड नहीं है, ना पहले था, जी। लेकिन किंग मेकर हो सकती है कैंडिडेट्स को जिताने में। जैसा कि आपने कहा ना 11 सीटें रिजर्व्ड हैं, और थोड़ा भी आप कर लीजिए, अगर कांटे की टक्कर है तो थोड़ा भी एक पार्टी ले जाती है तो सिंधिया के कैंडिडेट को हो सकता है, अगर बीएसपी काट लेती है तो, जो वोट नॉर्मली फिर जी। कांग्रेस हो जाता। जी। अब शिवराज सिंह चौहान की अगर हम बात करें तो उनके लिए कई चुनौतियां तो हो बीजेपी सकती हैं क्या जी।
देखिए, शिवराज चौहान तो बहुत दिग्गज हैं, बहुत ठहराव वाले नेता हैं और सबको लेके चलते हैं। अच्छा भी लगे तो चेहरे पे शिकन नहीं आती है बिल्कुल। और इनके लिए मुश्किल रहा है, हालांकि सीएम दोबारा सिंधिया की वजह से चीफ मिनिस्टर बन गए दोबारा, और जी लेकिन इतना भी नहीं चाहते कि उनकी अथॉरिटी, मतलब जैसे कहते हैं ना, टाइट रोप वॉकिंग करना पड़े उनको। सही है कि सेंट्रल लीडरशिप है, जी वो आगे जाके दूसरा कोई नेता तैयार करना चाहेगी। शिवराज चौहान को इस समय तो और कोई है नहीं, तो जैसा कहते हैं ना, झेल रहे हैं, लेकिन कोई यंगर नेता और आगे जाके तैयार करना चाहेगी, तुरंत नहीं। तो शिवराज चौहान को भी बहुत खूबी से करना होगा, ये तो लेके चलना, टाइट रोप से गिरना नहीं। और अगर ऐसी स्थिति बन गई कि सिंधिया डिक्टेट करने की स्थिति में ना हो, उनके लोग रहें लेकिन डिक्टेट करने की स्थिति में ना हो, तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा, वो चाहेंगे ऐसा हो। और फिर अपने अंदर भी इतना रिबेलियन हो रहा है भाजपा के अंदर, जो लोग भाजपा के हैं, जी ये बाहर के लोग आए हैं, उसमें भी तालमेल बिठाना। पर शिवराज चौहान अनुभवी हैं, तो अगर कोई कर सकता है तो वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो शिवराज सिंह चौहान, राजनीति तो राजनीति है, ये बेशक सिंधिया की वजह से वो दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर आए हैं, लेकिन चाहेंगे यही कि जो सिंधिया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ना बढ़े कि वो शिवराज सिंह चौहान पर हावी हो जाए, इतनी सीटें आ जाए कि वो कंफर्टेबली अपनी सरकार बना ले, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उन पर हावी ना हो पाए, उनका भी कद ना बढ़ पाए, उनकी ताकत इतनी ना बढ़ पाए कि वो कहीं शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दे। तो 3 नवंबर को वोटिंग होगी और 10 नवंबर को नतीजे आएंगे, तो उसमें पता चलेगा कि कौन से मुद्दे हावी रहे, कहाँ क्या समीकरण बने, कौन किस पर हावी रहा। ये तो अब 10 दिन बाद ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नीरजा चौधरी जी, आप इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ी और मध्य प्रदेश चुनावों पर चर्चा की, आपने विस्तार से व्यू से हमसे साझा किए, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया धन्यवाद। आपका।